अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लिए हमने दो एक्टिविटीज़ को देखा था। एक रोप के ज़रिए कि अगर हम रोप के ज़रिए मतलब कि रोप को हम किसी हुक के साथ बांध दें और फिर उसे ऊपर नीचे मूव करवाएं तो हम देखते हैं कि वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। सेकेंड वन हमने डिस्क्राइब किया था एक्टिविटी जो कि वाटर एक्टिविटी थी कि अगर आप वाटर के अंदर एक कॉर्क रख दें और फिर आप उस वाटर के अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं सो कॉर्क अपनी जगह ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। एंड देन हमने डिस्क्राइब किया था इक्वेशन को के रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो हमने प्रीवियस उसका प्रूफ चेक किया था। अब हमने पढ़ना है रिपल टैंक। रिपल टैंक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपल टैंक है क्या चीज़। रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि वेव्स को प्रोड्यूस करता है और देन फिर उन वेव्स की जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को फिजिकली प्रूव भी करता है और उनकी स्टडी करता है। लाइक जैसे आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक शैलो टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये हमारे पास पैडल है, इस पैडल के ऊपर एक मोटर लगी हुई है और इस मोटर को हमने सप्लाई दी हुई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मोटर को ऑन करेंगे तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वेव्स को हम फिर यहाँ पे ये स्क्रीन लगी है, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन नहीं तो फिर आप यहाँ पे कोई चार्ट रख दें, व्हाइट कलर का आप चार्ट रख दें, उस चार्ट के ऊपर आपको वेव्स की जो पिक्चर है वो शो होगी। इसलिए हम ये कहते हैं रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर वेव्स प्रोडक्शन, यानी वो डिवाइस जो कि वेव्स प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है कि हम यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस करेंगे एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करती है। हमने इसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है। सपोज है हमारे पास रिपल टैंक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रिपल टैंक के अंदर मोटर है, पैडल के ऊपर मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसे हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अभी ये ऑफ स्टेट में है। यहाँ पे हमारे पास पानी है, इस पानी के अंदर जैसे इस टैंक के अंदर पानी है और इस मोटर के नीचे एक नॉब लगी हुई है। नॉब मीन्स कि एक सिंपल है जैसे कि एक कील होता है, एक छोटा सा कील लगा हुआ है। जैसे ही मोटर ऑन होगी ये कील पानी के अंदर ऐसे डिप करेगा, एक खास फ्रिक्वेंसी के साथ ये डिप करेगा। जब जब ये डिप करेगा इसके डिप करने से क्या होगा कि यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी। इस डिस्टरबेंस को हम यहाँ पे चेक करेंगे और ऊपर एक लैंप लगा हुआ है जिसकी लाइट इस वाटर में से पास कर रही होगी। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे तो मोटर के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। मोटर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। जैसे ही मोटर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू करेगी ये जो नॉब है ये वाटर के साथ डिप करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वाटर के साथ डिप करेगी वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। इससे पहले भी एक्टिविटीज के अंदर हम चेक कर सकते हैं, इससे पहले भी हम एक्टिविटीज के अंदर चेक कर चुके हैं कि जैसे ही वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो सेम एज क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी यहाँ पे अपर पार्ट और लोअर पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे लाइट पास कर रही है तो जैसे ही लाइट पास कर रही है तो अब यहाँ पे जो वेव्स या ऐसे कहें कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट मूव कर रहे होंगे उनका इमेज नीचे स्क्रीन के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो वेव पास करेगी उसका जो इमेज है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट ब्लैक कलर के पैटर्न शो होंगे जबकि व्हाइट तो सेम एज क्योंकि चार्ट भी व्हाइट होगा तो व्हाइट आपको शो नहीं होगा। बट आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये वाला पॉइंट व्हाइट होगा और ये जो ग्रीन आपको शो हो रहा है ये आपके पास ब्लैक होगा। अगेन व्हाइट फिर ब्लैक, अगेन व्हाइट फिर ब्लैक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास व्हाइट और ब्लैक यानी डार्क कलर के जो इफेक्ट हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे। यहाँ पे हम सिंपल
अगर हम फिजिकली तौर पे अगर हम इसे अपने कंसेप्ट के लिए समझना चाहें तो हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे ही वेव यहाँ पे पास कर रही होती है, तो जैसे ही वेव पास करती है जो अपर पार्ट होता है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अपर पार्ट में आप ये कह लें कि जैसे ही यहाँ पानी में वेव प्रोड्यूस हुई, अब क्या होगा कि सपोज एज यहाँ का जो वाटर था, ये पानी था, वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया इस जगह पे। तो जैसे ही वो इस जगह पे आया है, सो अब अगर आप सिंपली इमेजिन करें यहाँ पे पहले भी वाटर था, अब मजीद वाटर आ गया, तो ये अपर पार्ट बन चुका है, और यहाँ से पानी जो के आया था तो ये लोअर पार्ट बन जाएगा इस तरह से, अगेन लोअर, और उसके बाद फिर अपर। जस्ट इमेजिनेशन के लिए, ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाए कि किस तरह से हो रहा है, कि किस तरह से वाइट और ब्लैक या डार्क जो यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो किस तरह से हो रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर आप चेक करें, जब आप देखें जब ये लाइट इस पे पड़ती है, अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट वन लेयर है, तो इसमें से इजीली लाइट पास कर जाएगी और वो नीचे मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे डबल लेयर है, सपोज एज इरेगुलर पैटर्न बन चुका है, तो क्या होगा कि यहाँ से सपोज लाइट पास नहीं कर रही, तो अब देखें जहाँ से लाइट पास कर रही है वो व्हाइट होता चला जाएगा, और जहाँ से लाइट पास नहीं कर रही वो ब्लैक होता चला जाएगा। सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि जब भी वाटर में से वेव्स पास करती हैं, अगर हम उसे लाइट की रोशनी में चेक करें तो हमारे पास एक व्हाइट और एक ब्लैक कलर का पैटर्न बन रहा होता है। सो हम ये डिफाइन करते हैं कि देखें यहाँ पे हमने वेव्स को प्रोड्यूस भी किया है और फिर उनको स्टडी भी कर रहे हैं कि हमारे पास एक पार्ट अपर है और एक पार्ट लोअर है। एंड देन हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि कोई से दो अपर पार्ट्स के दरमियान या कोई से दो लोअर पार्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वेवलेंथ होती है, वो हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। सो सेम एज यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अपर पार्ट, दो कंसेक्टिव अपर पार्ट या दो कंसेक्टिव लोअर पार्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। इसी को फर्दर स्टडी करने के लिए हम देखते हैं वेव फ्रंट को। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर, सपोज ये मीडियम है, तो इस मीडियम के अंदर जैसे कि यहाँ पे वेव्स मूव कर रही होगी, सो उस वेव की जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। या सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें, इन अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, यानी वो पार्टिकल्स जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर होंगे, जिनकी वेवलेंथ सेम मूव कर रही होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। अब हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट इसे फर्दर अप्लाई करना है। सो अब हम ये कहते हैं कि सपोज एज हमारे पास यही टैंक था, हमने क्या किया कि इसकी एक साइड पे एक ब्लॉक को रख दिया है, हमने इसकी एक साइड पे क्या कर दिया, ब्लॉक को रख दिया है। जैसे हम यहाँ पे ब्लॉक रखेंगे, अब क्या होगा कि यहाँ पे एक बैरियर आ चुका है। जब बैरियर आ गया है तो इट मीन्स कि अब वाटर नहीं है, अब एक रुकावट है। सो अब क्या होगा कि आपकी ये जो वेव्स आ रही है, ये वेव्स यहाँ पे आएगी और आके इससे टकराएगी और एक साइड पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लाइक एज सपोज है यहाँ से आ रही है, सो इस तरफ भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, इस तरफ भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, बट हम एक वे यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि इस तरफ को रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ से हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को। द वेव्स मूविंग वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब भी वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में फॉल करती है, दे बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम। सो ये क्या करती है, हमेशा बाउंस बैक कर जाती है उसी फर्स्ट मीडियम के अंदर। अब सपोज है ये जो बैरियर था, सपोज है आप कह रहे हैं वुड है, मींस के लकड़ी है, और ये वाटर है। अब देखिए वाटर अलग से मीडियम है, वुड अलग से मीडियम है। हम ये कह रहे हैं कि जब भी एक मीडियम से वेव पास कर रही होती है, जब भी एक मीडियम में से वेव पास कर रही होती है, तो जैसे इस मीडियम में से वेव पास करेगी, अब दूसरा मीडियम आ गया जो क्या वुड। सो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सो ये हमेशा
फर्स्ट मीडियम में बैक कर जाती है, मींस कि इसके पास अब आगे जाने का रास्ता नहीं होगा। सो क्या होगा कि ये इसके साथ टकराएगी और वापस उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। अब रिटर्न भी कर सकती है, किसी और साइड में भी जा सकते हैं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो वुडन है वो किस तरह से रखा हुआ है, और दूसरा ये कि वेव्स किस तरह से जा रही हैं, यानी उनके एंगल क्या है। फिर हम ये कहते हैं कि जब ये फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक करती हैं तो हमेशा इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, हमेशा इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। सो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं द वेव्स मूविंग वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस में मूव करती हैं, दे बाउंस बैक, तो हमेशा ये बाउंस बैक यानी कि वापस बैक की तरफ आते हैं इनटू देयर फर्स्ट मीडियम, हमेशा अपने फर्स्ट मीडियम में, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। अब हम ये करते हैं कि हमने ये किया है कि हमने उस रिपल टैंक के अंदर पहले हमने ब्लॉक रखा था जिसमें क्या हुआ था कि पूरी साइड ही ब्लॉक हो गए थे। अब हम ये करते हैं कि अब हम इसके अंदर सपोज एज हमारे पास रिपल टैंक था, सो हम इसके कुछ पार्ट के अंदर हम यहाँ से कुछ पार्ट के अंदर हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज रख देते हैं जिसके ऊपर पानी की लेयर वैसे ही मौजूद रहे। इट मीन्स कि हम पहले अगर टैंक ज्यादा गहरा था तो हमने उसकी एक साइड को उसके अंदर कोई बैरियर रख के कम गहरा कर दिया, मीन्स कि उसके ऊपर पानी मौजूद है लेकिन अब उसकी डेप्थ पहले की तरह नहीं है, यानी यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है और यहाँ पे डेप्थ कम है। सो यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे। सो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ वेव इन वाटर, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर, यानी अगर हम उसकी डेप्थ को कम करें और ज्यादा करें तो इससे स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखें ना, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास टैंक था, टैंक के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया है। अब वो ब्लॉक पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया है, तो अब क्या होगा कि ये वाली जगह कम डेप्थ के अंदर होगी और ये वाली जगह ज्यादा डेप्थ के अंदर होगी। सो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारे पास स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हम इसे ड्रा करें, सपोज एज ये हमारे पास वो वाटर है, ये वाला हमारे पास ये वाला जहां पे डेप्थ ज्यादा है यानी डीप वाटर, और ये इसकी बाउंड्री है ये वाली, ये बाउंड्री डॉटेड में। एंड देन यहां से देखें, यहां पे हमने ब्लॉक रखा और इसकी डेप्थ क्या हो गई, कम हो गई। सो हमने से क्या कहा, शैलो वाटर, हमने से क्या कहा, शैलो वाटर। अब अगर हम दोनों में, अब सपोज एज यहीं पे हम अगेन से लाइट को ओपन करके चेक करें तो हमारे पास इस तरह का शीट के ऊपर इस तरह का या स्क्रीन के ऊपर इस तरह का पैटर्न बन रहा होगा। देखें अब क्या है, अब आप डीप वाटर के अंदर देखें। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, जबकि अगर हम शैलो के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन वेव फ्रंट सबका एक जैसा ही है। मीन्स के यहाँ पे अगर इनका चेक करें तो इनकी सेम वेवलेंथ होगी। सो इनका वेवलेंथ इनकी रेशो से एक जैसा है। यहाँ पे चेक करें तो इनका है शैलो के अंदर वेवलेंथ छोटी हो गई है लेकिन होगी शैलो की रेशो से एक जैसी, यानी डीप की रेशो से इनकी जो वेवलेंथ होगी वो एक जैसी होगी और शैलो की रेशो से इनकी जो वेवलेंथ होगी वो एक जैसी होगी। इस कंसेप्ट को अगर हम इस मेथड से समझे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है कि ये हमारे पास टैंक था, ये फुल डेप्थ के अंदर है और यहां पे हमने ब्लॉक रख दिया है ये ऐसे। अब वाटर का लेवल यहां से यहां तक है, वाटर का लेवल यहां से यहां तक है, नीचे क्या है, ब्लॉक पड़ा है। यहां पे चेक करें तो वाटर का लेवल यहां से यहां तक है। अब हम देखते हैं कि अगर आप देखें यहां से वेवलेंथ को अगर चेक करें तो यहां से वेवलेंथ हाईएस्ट है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। अगर यहाँ से चेक करें तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही होगी, छोटी आ रही होगी, मीन्स के कम आ रही होगी। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप देखें वेवलेंथ यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगी,
सो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू पुट करें। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी असल में जनरेटर से जनरेट होके आ रही है, इट मींस कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि आपका जो नॉब होगा वो एक ही रेशियो से, मतलब कि एक ही पॉइंट या एक ही टाइम की रेशियो से वाटर के साथ डिप कर रहा होगा, तो वो एक ही टाइम में एक ही जितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। सो फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करेगी, बट वेवलेंथ वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ कुछ और होगी और यहाँ पे वेवलेंथ कुछ और होगी। सेम एज यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखें, अगर हम वेवलेंथ को देखें, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक लेकर आए, सो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, बजाय इसके कि यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने यही कहा था कि दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान, सो यहाँ से अगर चेक करें और यहाँ से चेक करें तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और अगर यहाँ से चेक करें तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, कम है। सो अब अगर हम इसे इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, v = f लैम्डा, v = f लैम्डा, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v = f लैम्डा, सो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो हम ये कहते हैं कि v1 की वेलोसिटी जो है वो हाई होगी। इट मींस कि हमारे पास जहाँ पे भी डेप्थ के अंदर वेव होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, तो जब इसके अंदर वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि शैलो वाटर के अंदर वेवलेंथ कम, सॉरी स्पीड या वेलोसिटी कम होती है, जबकि डेप्थ के अंदर हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो सेम है, अगर आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेकर, मतलब फर्स्ट क्रस्ट से लेकर सेकंड तक का जो वेवलेंथ है, सपोज एज वो 2 मीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है सपोज एज, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट कर रहे हैं, वो 1 मीटर की है। अब हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास सपोज 10 की रेशियो से एक जैसी जनरेट हो रही है, तो अगर हम 2 की वैल्यू को लें 10 × 2, तो v1 क्या होगी 20, v2 को देखें f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो सेम है 10, लेकिन वेवलेंथ 1 है 10। सो आप खुद चेक कर सकते हैं कि जहां पे भी शैलो वाटर होगा वहां पे वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, और जहां पे भी हमारे पास क्या नाम है डेप्थ होगी वहां पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो वाटर की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। क्या करती है, वाटर की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकंड वन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा होता है, कि एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है, लाइक एज दिस, के जैसा कि ये शो किया हुआ है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ और होगी। सो दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। फर्स्ट वन के शैलो वाटर के अंदर इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और डेप्थ डीप वाटर के अंदर की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ पे भी असर पड़ेगा और साथ में एम्पलीट्यूड के ऊपर भी असर पड़ रहा होगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि सपोज एज जब ये शैलो वाटर से डीप वाटर के अंदर मूव कर रही होती है, जब ये या डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर मूव कर रही होती है, तब इसमें किस किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि देखें हमारे पास ये वेव आ रही है, जैसे ये वेव आती है तो क्या होगा कि जैसे ये वेव आएगी, अब ये मीडियम कुछ और है और ये मीडियम कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कुछ और है, यहाँ पे डेप्थ कुछ और है। तो जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से वेव आती है, जैसे ये दूसरे मीडियम में मूव करती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन सेम इसमें भी वही है कि अगर हम इसके अंदर, ये हमारे पास बाउंड्री है, अगर हम बाउंड्री का नॉर्मल ड्रा करें, सो यहां से हम देख रहे हैं कि जैसे ही वेव आ रही होती है, सो वेव क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। लाइक जैसे आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस यानी कि मिडिल क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि
जब भी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। सेम एज हम वेव के केस में देखते हैं कि जैसे ही वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही होती हैं, सपोज एज ये डेप्थ है, ये डीप है और ये शैलो है। क्या है कि जैसे ही वेव्स डीप मीडियम से शैलो मीडियम में जा रही होती हैं तो क्या होता है कि डीप मीडियम से जब ये शैलो मीडियम में जाएंगी तो हमेशा अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेंगी। अब हम यहाँ पे इसका अगर इस बाउंड्री का नॉर्मल ड्रा करें सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या है, एक दूसरे के सेम है। और सेम है अगर हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि असल में जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसके एंगल्स तो सेम रहते हैं, मींस के एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम रहते हैं, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। हम ये डिफाइन करते हैं व्हेन वेव इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है एट सेम एंगल। क्या होता है, इसका जो एंगल रहता है वो होता है सेम होता है विद चेंजिंग डायरेक्शन, चेंज होने वाली डायरेक्शन के साथ। मींस के वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी मूव कर रही होगी, ये आपके पास वेव है, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी मूव कर रही होगी क्या होगा कि उसकी मूवमेंट की वजह से जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, बट उसके जो एंगल्स हैं, मींस के एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे। व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है एट सेम एंगल, सेम एंगल्स के साथ विद चेंजिंग डायरेक्शन और चेंज होने वाली डायरेक्शन के साथ। हमने दो टाइप्स को देखा रिपल टैंक के अंदर। अभी तक हमने दो टाइप्स को देखा जिसमें हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने क्या कहा कि अगर हम कंप्लीट वेव या ऐसे कह लें कि जो वे ऑफ वेव है वो कंप्लीट ब्लॉक कर दें, यानी वेव यहाँ से पास कर रही है और यहाँ पे हम ब्लॉक रख देते हैं, तो मीन उसके पास करने का रास्ता ही ब्लॉक कर दें, तो हम देखते हैं कि वेव यहाँ पे जाएगी, इससे स्कैटर होकर टकरा के वापस आ जाएगी। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे एंगल क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट वन में हमने डिफाइन किया कि अगर एक डेप्थ वाली जगह और दूसरी शैलो, मींस कि एक डीप वाटर और दूसरा शैलो वाटर हो, तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है उसके एंगल सेम रहते हैं, मींस के इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, लेकिन उसका जो वे ऑफ डायरेक्शन है, मींस कि उसकी जो ट्रेवलिंग वे है वो चेंज हो जाती है, मींस कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी एक मीडियम में कुछ और होगी तो दूसरे मीडियम में उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन डिफाइन की। अब हम इसकी थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, वो है डायफ्लेक्शन। फर्स्ट में हमने देखा कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, सेकंड हमने देखा कि हम एक तरफ डीप कर देते हैं और एक तरफ शैलो कर देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम ब्लॉक के दरमियान में थोड़ा सा एक वे रख देंगे, मींस दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे बट सेंटर में से उसके गुजरने का थोड़ा सा रास्ता रख देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वेव यहाँ पे आके यहाँ पे आती है और इसमें से पास करने की कोशिश करती है, तो क्या होता है कि इसका जो इतना पार्ट है वो यहाँ से पास कर जाता है, वो यहाँ से पास कर जाता है। हम ये देखते हैं कि ये वेव यहाँ पे बेंड होना शुरू हो जाती है, वेव यहाँ पे क्या हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती है। ये वेव यहाँ पे बेंड होना शुरू हो जाएगी। सेम एज अगर हम ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें, सेम एज अगर हम ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें, ये पार्ट यहाँ से मूव करेगा और बाकी पार्ट यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है, मीन्स के रिफ्लेक्ट भी हो सकता है या ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे गुजरने का रास्ता थोड़ा सा कम था, ये क्या हुआ कि बेंड होना, मीन्स के ऑब्स्टेकल्स के लिए बेंड होना शुरू हो गई। बट यहाँ पे अगर देखें तो ऑब्स्टेकल्स का जो दरमियान का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है।
सो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेव है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, मींस के इसके गिर्द ऐसे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें बेंड हो रही है और यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। सो हम ये कहते हैं द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एज or corner, so corner या sharp edge of obstacles slits is called diffraction, means कि जब वेव यहाँ से पास करेगी और इसके गिर्द बेंड होना शुरू होगी या स्प्रेड होना शुरू होगी, सो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बेंडिंग या स्प्रेडिंग हो रही है, सो वो जो बेंडिंग या स्प्रेडिंग हो रही है वो असल में क्या शो करती है, वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव को शो करती है, वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव को शो करती है। सो यहाँ से असल में हम डिफाइन करते हैं कि रिपल टैंक असल में ऐसी डिवाइस है जो कि वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज होती है। सो फर्स्ट में हमने डिफाइन किया कि वेव्स प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं और उन्हें हमने फिर एक पेज के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर ड्रा भी करके देखा। देन फिर हमने देखा कि अगर हम उसके अंदर एक ब्लॉक रख दें और पास करने का रास्ता खत्म कर दें, सो वहां से हमने देखा कि वो वेव्स उस ब्लॉक के साथ जाके टकराएंगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। सो हमने कहा कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है। एंड देन फिर हमने देखा कि अगर हम ब्लॉक रखें लेकिन ब्लॉक पानी में डूब जाए, सो मींस कि एक तरफ डेप्थ हो और एक तरफ शैलो वाटर हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि वेव्स पास करती हैं बट उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट उनके एंगल जो है वो सेम रहते हैं। इसे हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन। सेकेंड थर्ड वन में हम डिफाइन करते हैं कि हमने ब्लॉक रखे लेकिन ब्लॉक के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस रख दिया। सो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आके जो वेव हो बेंड होना या स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस ऑफ और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स स्लिप इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको रिपल टैंक्स क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो आप कमेंट्स कर सकते हैं।